हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर के बहुत सारी चीजें पढ़ी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा हम लोगों ने, और इसके साथ साथ नर्व्स इक्वेशन पढ़ा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में भी पढ़ा। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कुछ कॉमर्शियल सेल के बारे में या फिर बैटरीज के बारे में। तो स्टूडेंट, ये जो कॉमर्शियल सेल्स होते हैं ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं और इनका यूज हम अपने डे टू डे लाइफ में करते हैं भिन्न भिन्न कार्यों में, जहां पे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इन सेल्स के द्वारा हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करते हैं। इनके द्वारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, जैसे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक टॉयज हैं, इन सब के अंदर, टार्च के अंदर, रिमोट, इन सारी चीजों के अंदर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सेल्स यूज करते हैं। तो आज की इस लेक्चर में हम लोग इन सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज जो है हम लोग ये जाने कि बैटरीज क्या होती हैं। बैटरी किसे कहते हैं? बैटरी क्या चीज होती है? तो बैटरी जो है वो शेल का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू cells is known as battery। इसी को हम लोग बैटरी कहते हैं। बैटरी दो या दो से ज्यादा सेल्स को जब हम लोग एक साथ सीरीज में कंबाइन करते हैं तो उससे हमें एक जो नई चीज मिलती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बैटरी। तो बैटरी क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सेल्स। दो या दो से ज्यादा सेल्स को जब हम लोग कंबाइन करते हैं तो इसी को हम लोग बैटरी कहते हैं। अब सवाल ये है कि कोई भी बैटरी जो है वो हमारे लिए ज्यादा सफिशिएंट कैसे हो सकती है? किसी भी बैटरी के लिए कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर्स होने चाहिए ताकि वो हमारे लिए सबसे अच्छी बैटरी हो सके, एक आइडियल बैटरी हो सके? तो इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं कि एक बैटरी कैसी होनी चाहिए। बैटरी कैसी होनी चाहिए? जो हमारे लिए कन्वीनियंट हो, जो हमारे लिए सुविधाजनक हो, ज्यादा से ज्यादा कॉम्पैक्ट हो, इजी टू कैरी इन एनीवेयर, कहीं भी ले जाने में आसान हो, ज्यादा दिक्कत ना हो उसको ले जाने ले आने में। तो ऐसी बैटरीज जो होती हैं वो हमारे लिए सबसे ज्यादा अच्छी होती हैं। तो हम लोग जानेंगे यहाँ पे कि अ यूजफुल बैटरी should fulfill the following requirements। एक यूजफुल बैटरी के अंदर कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है? तो सबसे पहली चीज कि इट शुड बी लाइट। ये हल्का होना चाहिए। बैटरी कैसी होनी चाहिए? हल्की बैटरी होनी चाहिए और कॉम्पैक्ट होनी चाहिए। एंड कॉम्पैक्ट बैटरी जो है वो लाइट होनी चाहिए और कॉम्पैक्ट होनी चाहिए ताकि इसको कहीं भी आसानी से ट्रांसपोर्टेड किया जा सके। दूसरी चीज है इट शुड हैव रीजनेबली लॉन्ग लाइफ। It should have reasonably long life। इसकी जो लाइफ है, जो टाइम है, टाइम ड्यूरेशन, वर्किंग टाइम जो है वो ज्यादा होना चाहिए ताकि ज्यादा देर तक ये चल सके, इसलिए ये लॉन्ग ड्यूरेबल होना चाहिए। और तीसरी चीज कि वोल्टेज ऑफ द बैटरी should not vary appreciably during
ड्यूरिंग इट्स यूज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो बैटरी का वोल्टेज है वो उसके यूज के समय डिफरेंट डिफरेंट नहीं होना चाहिए, यानी बैटरी का वोल्टेज जो है वो टोटल टाइम में कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये तीन ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि किसी भी बैटरी को जो हमारे लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होगी कैसी होनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये लाइट और कॉम्पैक्ट होनी चाहिए ताकि आसानी से इसको ट्रांसपोर्टेड किया जा सके। दूसरी चीज कि इसके अंदर रीजनेबली लॉन्ग लाइफ होना चाहिए, यानी लंबे समय तक ये वर्क कर सके, ज्यादा से ज्यादा करंट ये दे सके, तो ये लॉन्ग लाइफ वाली होनी चाहिए। और तीसरी चीज कि जब ये बैटरी वर्क कर रही हो तो समय के साथ साथ इसके वोल्टेज में कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए, यानी इसके अंदर एक कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई करने की क्षमता होनी चाहिए। तो एक अच्छी बैटरी के अंदर ये तीन कैरेक्टर्स होने चाहिए। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ कॉमर्शियल सेल। कॉमर्शियल सेल कितने प्रकार के होते हैं? तो कॉमर्शियल सेल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। जितने भी कॉमर्शियल सेल्स हैं उनको हम लोग दो क्लास में कैटेगराइज करते हैं। पहला कौन सा? पहला जिसको हम लोग प्राइमरी सेल्स कहते हैं। तो टाइप्स ऑफ commercial cell. Types of commercial cell. So there are two types of commercial cell. There are two types of commercial cell. कौन कौन सा? सबसे पहला प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल या बैटरीज, और दूसरा जो है जिसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सेल या इसी को स्टोरेज सेल या बैटरीज कहते हैं। स्टोरेज सेल या बैटरी। तो सबसे पहली चीज जो हम लोग देखेंगे कि प्राइमरी सेल्स क्या है। प्राइमरी सेल्स किसे कहते हैं? क्या चीज है प्राइमरी सेल्स? देखो हम लोगों के सामने जितने भी प्रकार की बैटरीज देखी जाती हैं या सेल्स देखे जाते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल्स क्या है? जिनको हम लोग रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। एक ऐसा सेल जिसको एक बार यूज करना अगर शुरू कर दिया गया तो वो टोटल एग्जॉस्टेड हो जाता है, खत्म हो जाता है और फिर उसको फेंक दिया जाता है। यानी उसके अंदर होने वाली जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो रिवर्सेबल नहीं होती हैं, वो इररिवर्सेबल रिएक्शंस होती हैं। और एक बार उनके सेल्स के अंदर जो भरे हुए केमिकल सब्सटेंसेस हैं वो केमिकल सब्सटेंसेस का कंसंट्रेशन एक बार कम हो जाता है तो वो यूजलेस हो जाते हैं और उन्हें फेंक दिया जाता है। तो ऐसे सभी बैटरीज जिसको एक बार यूज करने के बाद फेंक दिया जाता है उन सबको हम लोग प्राइमरी सेल्स या प्राइमरी बैटरीज कहते हैं। लेकिन सेकेंडरी सेल्स क्या होती हैं या सेकेंडरी बैटरीज वो बैटरीज होती हैं जिनके अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शन रिवर्सेबल होती हैं। यानी एक बार जब वो रिएक्शन से कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट का होता है घट जाता है तो उनको एक्सटर्नल सोर्स से करंट देके पुनः रिवर्स कराया जाता है जिससे कि उनका कंसंट्रेशन फिर से कंप्लीट हो जाता है। यानी ऐसी बैटरीज जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर स्टोर कर सकती हैं और जब हमें जरूरत लगे तो हम उनका यूज कर सकते हैं। तो इन सेल्स को हम लोग क्या कहेंगे? सेकेंडरी सेल्स या स्टोरेज सेल्स कहते हैं। तो प्राइमरी सेल्स या प्राइमरी बैटरीज क्या होती हैं? द सेल्स in which electrode reactions cannot be reversed. ऐसी सेल्स जिनके अंदर इलेक्ट्रोड रिएक्शंस को हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते हैं। कैसे? बाय एन इलेक्ट्रिक एनर्जी, by an external source of electric energy। ये ऐसी
सेल्स होती हैं जिसमें इलेक्ट्रोड रिएक्शंस को हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते हैं किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक एनर्जी देने पर। ऐसे सेल्स के अंदर रिएक्शंस जो हैं वो केवल एक बार होती हैं और एक बार यूज हो जाने के बाद ये डेड हो जाती हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी सेल, यानी ये रिचार्जेबल नहीं होती है। तो these types of cells are not rechargeable. इस तरह की जो सेल्स होती हैं ये रिचार्जेबल नहीं होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर इसमें हम लोग एग्जांपल देखें तो एक बैटरी जो हम लोग घरों में यूज करते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्राई सेल। तो ड्राई सेल जो है वो एक प्राइमरी सेल है जो एक बार खत्म हो जाने के बाद पुनः यूज नहीं किया जा सकता है। दूसरा मरकरी सेल, ये मरकरी सेल भी जो है वो एक प्राइमरी सेल होता है जो एक बार खत्म हो जाने के बाद दोबारा यूज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इनके अंदर होने वाले जो इलेक्ट्रोड रिएक्शंस होते हैं वो केवल एक ही बार होते हैं और एक बार समाप्त हो जाने के बाद पुनः नहीं हो सकते। दूसरी चीज जो सेकेंडरी सेल्स है या जिसको हम लोग स्टोरेज सेल्स कहते हैं या स्टोरेज बैटरीज कहलाती हैं, ये क्या होती हैं, तो हमने आपको पहले बताया कि सेकेंडरी सेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रोड रिएक्शंस होते हैं ये रिवर्स हो सकते हैं, इनको रिवर्स किया जा सकता है। तो इन सेकेंडरी सेल्स the electrode reactions can be reversed by the external source of electric energy। एक्सटर्नल सोर्स के इलेक्ट्रिक एनर्जी देने पर इनके अंदर जो होने वाले इलेक्ट्रोड रिएक्शंस हैं इनको रिवर्स किया जा सकता है। यानी कि these type of cells can be recharged। इस तरह की जो सेल्स होती हैं इनको हम लोग रिचार्ज कर सकते हैं, कैसे, बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। हम लोग इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास कराएं, कहां से, फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। तो इस तरह की भी बैटरीज हम लोगों ने देखा है जिनको हम लोग सेकेंडरी सेल्स या सेकेंडरी बैटरीज कहते हैं, और जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को पास करा करके इनके होने वाले इलेक्ट्रोड रिएक्शंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, इनके होने वाले इलेक्ट्रोड रिएक्शंस को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। यानी इनके अंदर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों प्रोसेसेस होते हैं, ये चार्ज भी होती हैं और डिस्चार्ज भी होती है। अगर एक बार डिस्चार्ज हो गई तो इनको हम लोग एक्सटर्नल सोर्स के इलेक्ट्रिक करंट से जोड़ते हैं जिससे कि ये पुनः चार्ज हो जाती हैं। तो इस तरह की बैटरीज के भी एग्जांपल हैं। कौन से एग्जांपल हो सकता है, तो सबसे प्रमुख एग्जांपल जो है वो है लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी हो सकती है ये, या फिर निकिल कैडमियम स्टोरेज सेल। निकिल कैडमियम स्टोरेज सेल भी जो है वो एक सेकेंडरी सेल है या सेकेंडरी बैटरीज है। तो अभी हम लोग एग्जांपल पढ़ेंगे जो हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में, प्राइमरी सेल के बारे में। तो एक एग्जांपल हम लोगों ने देखा प्राइमरी सेल में जिसको हम लोग ड्राई सेल कहते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन आवर डे टू डे लाइफ। इसका यूज हम लोग टॉर्च में करते हैं, रिमोट कंट्रोल्स में करते हैं, जितनी भी जो इलेक्ट्रॉनिक टॉयज आते हैं उनके अंदर, कैलकुलेटर्स के अंदर करते हैं, और जो क्वार्ट्ज वॉचेस हैं, जितनी भी क्वार्ट्ज वॉचेस हैं
इन सब के अंदर हम लोग ड्राई शेल का यूज करते हैं या फिर मरकरी सेल का यूज करते हैं, यानी प्राइमरी सेल का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखें ड्राई सेल। ड्राई सेल क्या है और कैसे है। तो ड्राई सेल के लिए सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है ड्राई सेल का। जिंक का एक पॉट होता है और इस जिंक के पॉट में एक कार्बन यानी ग्रेफाइट का एक इलेक्ट्रोड लगाते हैं और जिंक जो है वो स्वयं एक इलेक्ट्रोड का काम करता है। क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होने की वजह से जो जिंक होगा वो एनोड की तरह से काम करता है, जबकि ये ग्रेफाइट की जो रॉड होती है वो कैथोड की तरह से काम करता है। इसको हम लोग ऐसे जोड़ देते हैं और फिर एक इसके ऊपर एक आउटर साइड से हम लोग मोटा सा पेपर का एक कवर लगाते हैं इस तरह से। इसके अंदर हम लोग भरते क्या है, देखो ये जो चीज होगी आउटर जो होगा वो जिंक का एनोड होगा, ये जिंक एनोड है। इसके अंदर हम लोग भर देते हैं एक पेस्ट, ये पेस्ट भर देते हैं इसमें। ये पेस्ट किस चीज का होता है, पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। ये अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का क्या होता है, पेस्ट होता है। इसके ऊपर यहाँ पे एक मेटल की कैप लगाते हैं, ये मेटल कैप होगा। ये क्या होता है, कार्बन रॉड या ये ग्रेफाइट की रॉड होती है, कार्बन रॉड या ग्रेफाइट की रॉड होती है। अब इसके बीच में भी हम लोग एक टेस्ट भरते हैं जो मैग्नीज ऑक्साइड का होता है। मैग्नीज ऑक्साइड का ये टेस्ट होता है, मैग्नीज ऑक्साइड। यहाँ पे हम लोग मैग्नीज ऑक्साइड भर देते हैं और इस मैग्नीज ऑक्साइड को हम लोग कोक के साथ या कार्बन पाउडर के साथ मिक्सअप कर देते हैं। जो ये ग्रेफाइट की रॉड होती है ये कैथोड की तरह से काम करती है, कैथोड की तरह से काम करती है। तो ये कंप्लीट जो है वो एक सेटअप है किसके लिए, ड्राई सेल के लिए। ये इस तरह से ड्राई सेल होता है, ये कंप्लीट सेटअप है ड्राई सेल के लिए। तो जो ड्राई सेल है सबसे ज्यादा फेमिलियर सेल है जिसका यूज हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में सबसे ज्यादा करते हैं। किन चीज से बना होता है, एक आउटर कोट होती है जो जिंक की होती है और ये एनोड का काम करता है, जबकि इनर जो एक पॉट होता है जिसमें कार्बन की एक रॉड लगी होती है और इसमें मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन के पाउडर का मिक्सचर भरा होता है। ग्रेफाइट की जो रॉड लगी होती है वो कैथोड की तरह से काम करती है। ऊपर एक प्लास्टिक की कवर लगा देते हैं और उसके ऊपर एक मेटल की कैप होती है जो ग्रेफाइट रॉड पे होती है, मेटल कैप। ये कैथोड की तरह से काम करता है। तो क्या रिएक्शंस होती होगी, तो एनोड पे क्या है, रिएक्शंस एट एनोड पे क्या चीज है, जिंक। तो डेफिनेटली जिंक क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, क्योंकि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा। और कैथोड पर क्या होगा, एट कैथोड पे कौन सी चीज है, कैथोड पे अमोनियम के क्लोराइड्स हैं और जिंक के क्लोराइड्स हैं। तो अमोनियम के और जिंक के क्लोराइड्स जो होते हैं ये आयनाइज हो जाएंगे। तो अमोनियम का क्लोराइड जब आयनाइज होगा तो क्या बनाएगा, अमोनियम आयन। क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं इसलिए ये अमोनियम आयन 2 मॉलिक्यूल लिया जाएगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इसके साथ साथ मैग्नीज ऑक्साइड है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेता है, ये बना लेगा मैग्नीज OH, मैग्नीज ऑक्साइड के साथ MnO और OH 2 मॉलिक्यूल। इसके साथ साथ अमोनिया बनती है, ये अमोनिया बन जाती है। अब सोचने की बात यह है कि इसमें इलेक्ट्रॉन रिएक्शंस के दौरान अमोनिया का फॉर्मेशन होता है
तो क्या ये अमोनिया ड्यूरिंग द प्रोसेस रिलीज होती है? नहीं, यहाँ पे अमोनिया जो है वो रिलीज नहीं होती है। तो अमोनिया करती क्या है? अगर किसी भी प्रोसेस के दौरान या इसी प्रोसेस के दौरान अमोनिया गैसियस फॉर्म में बनेगी और अमोनिया रिलीज नहीं होगी, तो क्या सेल के अंदर इस अमोनिया का प्रेशर बढ़ेगा? यस ऑफ कोर्स बढ़ेगा। और जब बढ़ेगा तो सेल ब्लास्ट हो सकता है, सेल फट सकता है, ये कंटेनर जो जिंक का है ये लीक कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग इस अमोनिया के प्रेशर को कैसे रिड्यूस करते हैं? तो इसीलिए जिंक क्लोराइड मिलाया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ जिंक क्लोराइड इन ड्राई सेल। ड्राई सेल में जिंक क्लोराइड का रोल क्या है? तो ये जिंक क्लोराइड इस अमोनिया को, जो अमोनिया का प्रेशर क्रिएट होता है, इस अमोनिया को क्या करता है? जिंक क्लोराइड अपने से रिएक्ट करा के इससे एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है ताकि अमोनिया गैस जो है वो गैसेस फॉर्म में ना रहे, और इसीलिए जिंक क्लोराइड इसके अंदर मिलाया जाता है। तो क्या करता है ये एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो टू मेंटेन द अमोनिया इन ड्राई सेल के अंदर अमोनिया को मेंटेन करने के लिए जिंक क्लोराइड रिएक्ट विद अमोनिया टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स। ये एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा। क्या कॉम्प्लेक्स बनाता है? ZnNH3 का होल ट्वाइस और Cl2, ये एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो इस कॉम्प्लेक्स के बन जाने की वजह से अमोनिया का जो प्रेशर होता है वो सेल के अंदर नहीं होता है। लेकिन जो जिंक की एनोड बनाई गई है, ये एक जिंक की लेयर होती है मोटी सी। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जिंक एनोड की तरह से काम करता है, और जिंक जो है जब एनोड है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। धीरे धीरे ये जिंक की लेयर क्या होती है? धीरे धीरे ये जिंक की लेयर गलने लगती है और गलते गलते क्या हो जाएगी कि कहीं से कमजोर हो जाती है और वहीं से सेल लीक हो जाती है, जिसको हम लोग लीकेज ऑफ सेल कहते हैं। तो सेल लीक हो जाती है। सेल जब लीक हो जाती है तो ये काम खत्म हो जाता है सेल का, और ये जिस इंस्ट्रूमेंट में लगा रहता है उसी में ये बहने लगता है, उस इंस्ट्रूमेंट को खराब कर देता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम लोगों ने सेल लगा के छोड़ दिया और हमने उस इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं किया, फिर भी उस ड्राई सेल के अंदर केमिकल प्रोसेसेस जो होते हैं वो चलते रहते हैं, जिसकी वजह से एनोड की जो लेयर होती है, जो जिंक की लेयर होती है, ये गल जाती है और सेल जो है वो उसी इंस्ट्रूमेंट पे लीक कर देता है। तो इस प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने के लिए, इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए एक क्या किया गया? एक टीन की ऊपर से एक लेयर बना दी जाती है, परत चढ़ा दी जाती है, ताकि सेल जो है एनोड अगर खर्च भी हो रहा है, खत्म भी हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में सेल लीक ना करने पाए। तो लीकेज से बचने के लिए इसके ऊपर टिन प्लेटिंग, एक टिन का जो है वो क्या कर देते हैं? कवर लगा देते हैं। तो आप जितने भी ड्राई सेल मार्केट में आ रहे हैं, ये सभी ड्राई सेल के ऊपर जो है वो एक टिन की कवर चढ़ी रहती है। डिफरेंट ट्रेड नेम से अवेलेबल है, चाहे एवरेडी के नाम से लें या फिर निप्पो के नाम से लें, तमाम नाम से मार्केट में सेल अवेलेबल है ड्राई सेल। तो उस सबके ऊपर जो है वो एक पतली सी चादर लगाई गई है ताकि सेल लीक ना होने पाए और हमारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं जिनमें हम इन सेल का यूज कर रहे हैं वो खराब ना होने पाए। तो इस प्रोसेस के दौरान, इस पूरे प्रोसेस के दौरान ये सेल कितना वोल्टेज प्रोवाइड करता है? अप्रोक्सीमेटली 1.5 वोल्ट। इस सेल के द्वारा जो प्रोड्यूस वोल्टेज होता है वो 1.5 वोल्ट होता है। इसीलिए जितने भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको ऑपरेट होने के लिए 4.5 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें 3 सेल लगाते हैं। जिसके 6 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है उसमें 4 सेल लगाते हैं, और जिसकी 3 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है उसमें केवल 2 सेल लगाते हैं। तो एक सेल का जो इसमें पोटेंशियल आता है वो 1.5 वोल्ट आता है। तो ये है आपका ड्राई सेल, जिसका यूज हम अपने डे टू डे लाइफ में करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर यही है, जो सवाल बनता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ जिंक क्लोराइड इन ड्राई सेल। जिंक क्लोराइड का रोल क्या है ड्राई सेल के अंदर? कई साल बोर्ड के एग्जामिनेशन में ये सवाल पूछा गया है। तो सिंपल सी बात है,
कि जो जिंक क्लोराइड होता है ये अमोनिया जो प्रोड्यूस होती है इस प्रोसेस के दौरान, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि ये अमोनिया बन रही है, तो अमोनिया गैसेस फॉर्म में होती है, ये सेल को ब्लास्ट करा सकती है। इस अमोनिया को मेंटेन करने के लिए ड्राई सेल के अंदर जिंक क्लोराइड डाला जाता है और यही जिंक क्लोराइड रिएक्ट करता है अमोनिया से, जिससे एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो अमोनिया का प्रेशर वहां पे फिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये था आपका ड्राई सेल। दूसरा जो हम लोग देखेंगे प्राइमरी सेल के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल है जिसको हम लोग कहते हैं मरकरी सेल। मरकरी सेल का यूज कहां करते हैं? देखो ये न्यू टाइप ऑफ सेल है, बहुत ही नए प्रकार का सेल है जिनका यूज जो है हम लोग अक्सर घड़ी वगैरह में करते हैं, जो एक चिपटे से बटन के आकार का आता है, बटन शेप में होता है। तो ये एक नए प्रकार का सेल है, खास तौर पे वॉचेस में या फिर जो हियरिंग एड्स होते हैं जो कानों में सुनने के लिए, कुछ कैमरास हैं जिनके अंदर इसका यूज किया जाता है। इसके अंदर भी जो एनोड होता है वो जिंक का होता है, इसके अंदर भी जो एनोड होगा वो किसका होगा? जिंक का एनोड होता है, लेकिन मरकरी ऑक्साइड का कैथोड होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मरकरी सेल। मरकरी सेल तो कॉमनली यूज्ड इन watches, hearing aids, in cameras, etc. इन सब में इनका हम लोग यूज करते हैं। बना कैसा होता है? It consists of a zinc anode and mercury oxide कैथोड। इसके अंदर भी जो एनोड होगा वो जिंक का होगा, जबकि कैथोड जो होगा वो किसका होगा? मरकरी के ऑक्साइड का होगा। अब ध्यान देना है यहाँ पे कि जिंक और मरकरी दोनों साथ साथ होते हैं, तो जब जिंक और मरकरी दोनों साथ साथ होते हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अमलगम। ये अमलगम बना लेते हैं, जिंक अमलगम बना लेता है। तो एनोड पे क्या होगा? रिएक्शंस इसमें कौन कौन सी होती हैं देख लें। तो एट एनोड पे क्या रिएक्शन होगी? ये जिंक का अमलगम होगा एनोड पर, और जिंक अमलगम जो होगा वो हाइड्रोक्साइड आयन से। क्यों हाइड्रोक्साइड आयन से ये रिएक्ट करता है? क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है वो पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड होता है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट इन दिस सेल। इस सेल के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, तो उसी से OH आयन आता है। तो जिंक अमलगम OH आयन से रिएक्ट करके क्या बना लेगा? जिंक ऑक्साइड बना लेगा। इसके साथ क्या बन जाएगा? H2O और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस जो है, ये रिएक्शन जो है वो कहां होती है? एनोड पे। आइए देखते हैं कैथोड पे क्या होता है। एट कैथोड पे क्या होना है? कैथोड पे जो मरकरी का ऑक्साइड है, ये मरकरी का ऑक्साइड वाटर की प्रेजेंस में 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और फिर से कन्वर्ट हो जाता है मरकरी में और 2OH आयन कन्वर्ट हो जाता है। तो ओवरऑल रिएक्शन अगर देखें तो क्या मिलेगा हमको? ओवरऑल रिएक्शन में क्या मिलेगा हमको? ओवरऑल रिएक्शन में तो जिंक अमलगम प्लस HgO, ये H2O कैंसिल, ये 2 इलेक्ट्रॉन भी कैंसिल, ये 2OH आयन और ये भी कैंसिल हो गया। तो जिंक अमलगम प्लस HgO क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड, और क्या बना? Hg। ये ओवरऑल रिएक्शन होती है जिंक मरकरी सेल की। जिंक मरकरी सेल जो होता है, इट गिव्स 1.35 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल। इसका जो पोटेंशियल होगा वो कितना होता है? लगभग 1.35
1.35 वोल्ट होता है, यानी इस सेल के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो 1.35 वोल्ट का मिलता है। तो इसमें जो इस सेल का हम लोग यूज करते हैं वो ज्यादातर ऐसे छोटी डिवाइसेस में जो कॉम्पैक्ट डिवाइसेस होती हैं उनके अंदर हम लोग इसका यूज करते हैं। तो ये आपके दो एग्जांपल थे इसके ड्राई शेल के। अभी हम लोग देखेंगे सेकेंडरी सेल्स के बारे में। सेकेंडरी सेल्स क्या होती हैं, हम लोगों ने पहले पढ़ा सेकेंडरी सेल्स के बारे में कि सेकेंडरी सेल्स जो है वो डिवाइसेस होती हैं जो एक्सटर्नल सोर्स से इलेक्ट्रिक करंट को लेकर के अपने अंदर स्टोर कर लेती हैं। तो एक्सटर्नल सोर्स से जो इलेक्ट्रिक करंट लेती हैं वो कैसे स्टोर होता है, उसी को हम लोग कहते हैं रिचार्जिंग। जबकि जब बैटरी या सेल जो है वो अपने अंदर से सप्लाई देती है तो उसको हम लोग कहते हैं डिस्चार्जिंग। तो इस तरह से जितने भी सेकेंडरी सेल्स होते हैं उनके अंदर होने वाले इलेक्ट्रोड रिएक्शंस जो होते हैं वो दो तरह से होंगे। एक तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगी जिसको हम लोग डिस्चार्जिंग कहते हैं, दूसरी रिवर्स रिएक्शन होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिचार्जिंग कहते हैं। तो हम लोग देखेंगे सेकेंडरी बैटरी या सेकेंडरी शेल्स। सेकेंडरी बैटरीज या सेकेंडरी शेल। तो सेकेंडरी शेल्स जो होती है ये कैसी होती है, रिचार्जेबल होती है। जबकि प्राइमरी शेल्स जो हैं इन प्राइमरी शेल्स को हम लोग रिचार्ज नहीं कर सकते थे, ये यूज एंड थ्रो वाले सेल्स थे। तो द सेल्स और बैटरीज in which the electrode reactions reversed by applying electric energy from external source। अगर हम लोग एक्सटर्नल सोर्स से इलेक्ट्रिक एनर्जी अप्लाई करते हैं तो इनके अंदर जो इलेक्ट्रोड रिएक्शंस होती हैं वो क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती हैं। और जब ये इलेक्ट्रोड रिएक्शंस रिवर्स होती हैं तो उस रिएक्शंस के दौरान एक्सटर्नल सोर्स से आने वाली एनर्जी जो होती है वो स्टोर हो जाती है उस बैटरी के अंदर या उस सेल के अंदर। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका एग्जांपल है वो है लेड स्टोरेज सेल। सबसे महत्वपूर्ण एग्जांपल है और इसका यूज हम लोग अपने घरों में भी करते हैं। जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं उनके अंदर इसका यूज किया जाता है, या हम लोग घरों में जो इन्वर्टर की बैटरीज लगाते हैं उसमें भी यही लेड स्टोरेज बैटरी लगाई जाती है। और हम लोगों ने देखा भी है कि जब तक लाइट रहती है इन्वर्टर से वो चार्ज होता रहता है और जैसे ही लाइट कट जाती है तो ये बैटरी अपनी सप्लाई देना शुरू कर देती है। फिर जब लाइट आती है तो उसके अंदर रिवर्स रिएक्शन होना शुरू हो जाता है और बैटरी जो होती है वो चार्ज होने लगती है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो है वो लेड स्टोरेज सेल है। तो ये सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली बैटरी है जिसका यूज ऑटोमोबाइल्स में होता है। प्रत्येक बैटरी के अंदर कई सारे वोल्टिक सेल्स लगे होते हैं। तो इन दिस सेल या इन दिस बैटरी a large number of voltic cells connected in सीरीज। तो लगभग हम लोग देखें तो 6 सेल्स जो होते हैं वो सामान्यतया इसमें कंबाइन किए जाते हैं। जनरली 6 cells are combined to form 6 to 12 volt
बैटरी। 6 to 12 वोल्ट की बैटरी बनाने के लिए सामान्यतः कितने वोल्टिक सेल्स को हम लोग सीरीज में कंबाइन करते हैं? सामान्यतः 6 सेल्स को, वोल्टिक सेल्स जो होते हैं इनको हम लोग इसमें कंबाइन करते हैं। प्रत्येक सेल के अंदर एनोड जो होता है वो लेड से बना होता है। प्रत्येक सेल के अंदर, यानी इन ईच सेल द एनोड इज ए grid of lead packed with finely divided spongy lead and cathode is a grid of lead packed with lead oxide। ध्यान रखने वाली यही चीज है कि प्रत्येक सेल के अंदर जो एनोड होता है वो क्या होता है? वो एक ग्रेड होता है किसका? लेड पैक्ड, जो कि लेड जो होता है, जो लेड की रॉड होती है उसको हम लोग पैक करते हैं किसमें? फाइनली डिवाइडेड स्पॉन्जी लेड में। और जो कैथोड होता है वो एक ग्रिड होता है लेड का, जिसको पैक करते हैं किसमें? लेड ऑक्साइड में। तो सिंपली हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं कैसे ये अरेंजमेंट होता है। एक इसका वेन डायग्राम हम लोग देख सकते हैं। एक्चुअल में ये लेड की प्लेट्स होती हैं, तो जो लेड की प्लेट्स होगी, जो फाइनली डिवाइडेड स्पॉन्जी लेड से कवर होती है, उससे एनोड बना लेते हैं। और जो लेड की प्लेट होगी, जो लेड ऑक्साइड से कवर होगी, वो कैथोड का काम करेगा। और ये चीजें एक बड़े से कंटेनर में, आप लोगों ने देखा घर में जो इन्वर्टर की बैटरी रखी हुई है, इस तरह से ऐसे कंटेनर होता है। अब इसी कंटेनर के अंदर एक क्या होगा? जो स्पॉन्जी लेड से पैक्ड होगा, ये एनोड होगा। दूसरा क्या होगा? जो लेड ऑक्साइड से पैक्ड होगा लेड ही, लेकिन लेड ऑक्साइड से पैक्ड होगा। फिर तीसरा इस तरह से लेड की रॉड होगी जो स्पॉन्जी लेड से पैक्ड होगी। और फिर एक लेड की रॉड होगी जो लेड ऑक्साइड से पैक्ड होगी, इस तरह से। और इसको हम लोग क्या करते हैं? ऐसे सीरीज में जोड़ लेते हैं। ये सीरीज में ऐसे जुड़ जाता है ऐसे। और दूसरा वाला जो है, जो कैथोड होगा, इसको भी ऐसे ही जोड़ लेते हैं। ये अब ये हो गया आपका कैथोड, और ये क्या हो गया? एनोड। अभी इसके अंदर हम लोग क्या भर देते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन इस इलेक्ट्रोलाइट को भरने से पहले एक और प्लेट इन दोनों के बीच में लगाते हैं। ये पतली पतली प्लेट्स होती हैं जो पोरस होती है, ये पोरस प्लेट्स होती है जिनको हम लोग सेपरेटर कहते हैं। ये पिंक कलर की पतली पतली प्लेट्स होती हैं, ऐसे लगा देते हैं इसको हम लोग सेपरेटर कहते हैं, जो दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक दूसरे से सेपरेट करता है। सेपरेटर ये चीज होता है। अभी इसके अंदर जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट भरा, ये इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? ये इलेक्ट्रोलाइट्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ये इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो ये स्ट्रक्चर है लेड स्टोरेज बैटरी का। अब इसमें देखो, अगर हम लोगों ने देखा यहाँ पे 1 2 2 हमने क्या लगाया? 2 एनोड लगाया, तो 2 ही कैथोड लगाया। अभी एक एनोड और एक कैथोड मिलकर के एक वोल्टिक सेल बना लेते हैं, तो ये 2 वोल्टिक सेल से बना हुआ। ऐसे ऐसे 6 वोल्टिक सेल से भी बैटरी बनती है, जिसका वोल्टेज जो होता है वो 6 वोल्ट से लेकर के कितना हो सकता है? 12 वोल्ट तक हो सकता है। तो एनोड पे क्या होता है? एनोड पे लेड जो है वो ऑक्सीडाइज होता है, क्योंकि लेड का ही बना हुआ है एनोड, और फाइनली डिवाइडेड स्पॉन्जी लेड से पैक किया गया है। तो एनोड पे लेड जो होगा वो ऑक्सीडाइज होता है। तो इसकी वर्किंग क्या होती है? देखो, एट एनोड लेड ऑक्सीडाइज इनटू लेड Pb+2। ये Pb+2 में क्या होता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है।
and in and insoluble lead sulfate is formed। क्योंकि H2SO4 जो है ये भी H आयन और सल्फेट आयन में टूट जाता है, तो लेड जब होता है लेड सल्फेट लेड आयन में कन्वर्ट हो जाता है और सल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा, हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन में टूट जाता है। तो लेड आयन और सल्फ्यूरिक एसिड का जो सल्फेट आयन है दोनों कंबाइन होकर के इनसोल्युबल लेड सल्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जबकि कैथोड पे क्या होता है, एट कैथोड पे क्या होगा कि लेड ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, लेड ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो जाती है किसमें, 2Pb+2 Pb+2 में ये रिड्यूस हो जाती है एंड लेड सल्फेट इज फॉर्म, तो दोनों जगह पे अगर हम लोग देखें तो यहां भी कैथोड पर भी लेड सल्फेट का फॉर्मेशन है, जबकि एनोड पर भी लेड सल्फेट का फॉर्मेशन होता है। तो आइए देखते हैं रिएक्शंस कैसे होती है इसमें। रिएक्शंस, जो पहली रिएक्शन हम लोग देखेंगे ये डिस्चार्जिंग की रिएक्शन है, यानी जब क्या हो रहा है, प्रोसेस बैटरी से हो रहा है, करंट जो है वो बैटरी सप्लाई कर रही है। तो रिएक्शंस में सबसे पहले देखते हैं एट एनोड। एनोड पे क्या चीज हो जाएगा, लेड जो होगा वो अपने इलेक्ट्रॉनों को लूज करेगा, तो Pb लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म Pb+2, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। अभी Pb+2 तो बना, इलेक्ट्रोनेट्स जो है जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये H2SO4 ऑलरेडी डिसएसोसिएटेड हो जाती है किसमें, 2H आयन और SO4-2 आयन। तो जो ये लेड आयन बना Pb+2 प्लस क्या SO4-2, ये कंबाइन होकर के क्या बना लेता है, PbSO4, और ये PbSO4 जो है वो इनसोल्युबल होता है। तो ये प्रक्रिया तो हो गई किस पे, एनोड पे। आइए देखते हैं ओवरऑल रिएक्शन क्या है एनोड पे। एनोड पे ओवरऑल रिएक्शन क्या होती है, तो ध्यान से देखो, ये Pb+2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, बचा Pb प्लस SO4-2 एरो PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये एनोड पे होने वाली ओवरऑल रिएक्शन है। अब देखते हैं एट कैथोड, कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है। कैथोड पे हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो लेड ऑक्साइड है वो रिड्यूस हो जाता है Pb+2 में, यानी PbO2 प्लस 4H आयन जो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन मिल करके किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, Pb+2 में, और 2H2O बन जाएगा। अभी यहां पे जो Pb+2 बना, Pb+2 प्लस SO4-2 मिल करके क्या बनाएगा, PbSO4। अब इसका भी ओवरऑल रिएक्शन लिख लेते हैं। जो ओवरऑल रिएक्शन कैथोड पे हो रही है, तो ध्यान से देखें, ये Pb+2 ये Pb+2 कैंसिल हो गया। अभी बचा क्या है यहाँ पे, PbO2 प्लस 4H आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और क्या बचा, प्लस SO4-2। अभी बचा क्या यहाँ, PbSO4, कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, तो 2PbSO4 प्लस 2H2O, नहीं खाली एक PbSO4 प्लस 2H2O, ये ऊपर वाला दूसरा है। तो ये ओवरऑल रिएक्शन हो गई, किसकी हो गई ओवरऑल रिएक्शन, कैथोड की। अब कैथोड और एनोड पे जो रिएक्शंस हो रहे हैं उनकी ओवरऑल रिएक्शंस क्या होगी, तो आइए देख लेते हैं। जो कैथोड और एनोड पे रिएक्शंस हो रहे हैं उनकी ओवरऑल रिएक्शंस क्या होगी, यानी जो प्रॉपर रिएक्शंस होती है वो कौन सी होती है। तो आइए लिख लेते हैं एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे ओवरऑल रिएक्शन Pb प्लस SO4-2, और क्या हो रहा है, एरो
PbSO4 और क्या हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो रहा है। जबकि कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे जो रिएक्शन हो रही है वो क्या हो रही है, PbO2 प्लस 4H आयन प्लस SO4 माइनस 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, एरो क्या बन रहा है PbSO4 प्लस 2H2O। ये ओवरऑल रिएक्शंस अब लिख सकते हैं हम लोग इसका, ओवरऑल रिएक्शन। अब देख लें यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, कैंसिल हो गया। अभी क्या हो गया ये ओवरऑल रिएक्शंस में Pb प्लस PbO2 प्लस 4H आयन प्लस 2SO4 माइनस 2 आयन, एरो 2PbSO4 plus 2H2O. This is the overall reaction of lead storage battery. कब? When battery is in function. जब बैटरी जो है वो किसमें है, फंक्शन में है। यानी दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिस्चार्जिंग, ये डिस्चार्जिंग का प्रोसेस है। तो रिचार्जिंग का प्रोसेस क्या होगा, जस्ट रिवर्स, तुरंत। ये हो गया आपका डिस्चार्जिंग का प्रोसेस, डिस्चार्जिंग। तो अगर इसको हम लोग रिचार्ज करें बैटरी को, तो रिचार्जिंग का प्रोसेस क्या होगा, सिंपली 2PbSO4 प्लस 2H2O, एरो टूट जाएगा किसमें, Pb प्लस PbO2 प्लस 4H आयन प्लस 2SO4 माइनस 2 आयन। दिस इज द रिचार्जिंग when battery is connected to the external source electric current। जब बैटरी जो है वो एक्सटर्नल सोर्स के इलेक्ट्रिक करंट से कनेक्टेड होती है, उस समय में ये प्रोसेस होता है। तो इस बैटरी के लिए, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है और जो प्रोसेस हो रहा है वो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस हो रहा है, जिसमें केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो क्या इस सेल के लिए हम लोग सेल नोटेशन लिख सकते हैं, सेल नोटेशन फॉर lead storage battery। lead storage बैटरी के लिए क्या सेल नोटेशन लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। देखो Pb से क्या बन रहा है, PbSO4, साल्ट ब्रिज इलेक्ट्रोलाइट किसका होगा, H2SO4 का बनेगा क्या, PbO2 और क्या Pb, बस दिस इज द सेल नोटेशन। यही जो है वो लेड स्टोरेज बैटरी का सेल नोटेशन है, जिससे आप समझ सकते हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड का है, जबकि कैथोड जो है वो किसका बना है, लेड ऑक्साइड्स का। और लेड ऑक्साइड किसमें कन्वर्ट हो रही है, लेड में, Pb+2 में कन्वर्ट होती है। तो ये था आपका कंप्लीट सेल नोटेशन किसके लिए, लेड स्टोरेज बैटरी के लिए। तो स्टूडेंट ये था आपका स्टोरेज बैटरी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बैटरी जो है वो लेड स्टोरेज बैटरी है। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे निकल कैडमियम सेल की, और एक और सेल देखेंगे जिसको हम लोग कहते हैं फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल की बात करेंगे, और इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक क्रोशन की बात करेंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप इन चीजों को तैयार रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो हमने आपको बताया, जो ओवरऑल सेल रिएक्शन है चार्जिंग का और डिस्चार्जिंग का। क्योंकि कई बार बोर्ड एग्जामिनेशंस में ये पूछा जाता है कि राइट द ओवरऑल रिएक्शंस ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी के डिस्चार्जिंग में जो सेल रिएक्शन इन्वॉल्व होती है, या फिर जब बैटरी जो है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्टेड है, तो उस समय में, यानी जब बैटरी चार्ज हो रही है उस समय में उसके सेल रिएक्शंस लिखने की लिए पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो इन दोनों रिएक्शंस में से कोई भी आप एक याद करेंगे, एक उसका जस्ट अपोजिट होता है, क्योंकि ये प्रोसेस जो है वो रिवर्सेबल है। तो अगर ये फॉरवर्ड इस तरह से चल रहा है, तो जब ये रिचार्ज होगा तो ये बैकवर्ड फॉरवर्ड हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है। तो इन सारी चीजों को आप लोग नोट करिए और इसको रिपीट करिए, याद करिए, तैयार रखिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।
तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए, तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। जरा ध्यान से सुनो ना फिर बाद में ना रो